हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जीएसटी में थ्योरी का सेकंड क्लास रहेगा। पिछले क्लासेस में हमने जीएसटी कैलकुलेशन करके भी देखा था पिछले क्लास में, और जीएसटी क्या होता है ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। दोस्तों, आज के क्लास में हम जानेंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है कब लिया जाता है, कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं और कौन कौन से रिटर्न फाइल किया जाता है। आज के क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। केवल टैली सीखने से आप एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आपको जीएसटी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से इनकम अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों, जो चीज़ें एक अकाउंटेंट को नॉलेज होना चाहिए वही वीडियो मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जीएसटी का बहुत सारे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ वही आप अगर याद रखते हो तो भी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लिया जाता है ना। व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है, तो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में क्या होता है, अगर किसी व्यापारी के माल का टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च की अवधि में 40 लाख हो जाता है तो उस व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इसी तरह अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका टर्नओवर यदि 20 लाख रुपए है तब उसको जीएसटी लेना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो, ठीक है ना। और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, है ना। तो ये सभी स्टेट जो है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है। कौन सा स्टेट है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है। मैं छत्तीसगढ़ में रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए यदि मैं गुड्स का व्यापार करता हूँ, है ना, मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स का व्यापार करता हूँ और मेरा टर्नओवर जो है 40 लाख रुपये है, ठीक है ना, किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में यदि मेरा टर्नओवर गुड्स के मामले में 40 लाख है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि मैं सर्विस करता हूँ, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, 20 लाख, यानी कि आधा हो जाएगा। तो सिंपल शब्द में आपको रखना है दोस्तों याद कि यदि हम एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के हैं, और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में क्या है, ये सभी स्टेट आता है, ठीक है ना। अब ये आप कहाँ से ला सकते हो, आप चाहो तो इसके लिए गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मेरा छत्तीसगढ़ है तो मेरे स्टेट में गुड्स के मामले में 40 लाख में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और सर्विस के मामले में 20 लाख के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी में रहते हो, है ना, यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो उसमें क्या होता है, अगर किसी व्यापारी के माल का टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अधिक हो तो उस व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या हो रहा है, स्पेशल कैटेगरी में ही 20 लाख है गुड्स के ऊपर। स्पेशल कैटेगरी में क्या होता है, यदि आप गुड्स बेचते हो और आपका साल भर का टर्नओवर 20 लाख है। अब टर्नओवर का मतलब भी बता देता हूँ, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, है ना। एक साल में आप कितने का सामान बेचे हो, जैसे कि एक साल में मैं टोटल 50 लाख का सामान बेचा हूँ या 20 लाख का सामान बेचा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को टर्नओवर बोला जाता है, सेल को, एक साल के टोटल सेल को टर्नओवर बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी में क्या होता है, यदि 20 लाख तक का गुड्स के मामले में अगर टर्नओवर है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। और यदि सर्विस हो तो क्या हो जाता है, यदि स्पेशल कैटेगरी में सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो स्पेशल कैटेगरी में बिजनेस करने वालों को 10 लाख के ऊपर
क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट का नाम स्पेशल कैटेगरी में, है ना, तो ये सब भी आ जाएगा। पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये सभी आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप अपना अपना स्टेट का लिमिट याद रख लेना। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर काम करते हो, है ना, किसी दुकान में अगर काम करते हो, किसी के शॉप में आप काम करते हो, अगर वहाँ पर आप हिसाब किताब करते हो, है ना, तो जब उसका टर्नओवर जो है 40 लाख हो जाता है, तो आप अपने प्रोप्राइटर को बता सकते हो कि भैया हमारा टर्नओवर जो है 40 लाख हो गया है और गुड्स के मामले में लिमिट जो है 40 लाख रुपया है अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में रहते हो तो, और सर्विस के मामले में 20 लाख रुपया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप अपने प्रोप्राइटर को बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जीएसटी में हम जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक होता है हमारा कंपोजिशन डीलर, क्या होता है, एक हमारा होता है कंपोजिशन डीलर, और एक हमारा क्या होता है एक हमारा रेगुलर डीलर होता है। एक हमारा कंपोजिशन डीलर होता है और एक हमारा क्या होता है, रेगुलर डीलर। ये हमारा कंपोजिशन डीलर और ये हमारा रेगुलर डीलर। ठीक है, कंपोजिशन डीलर जो होता है छोटे व्यापारी के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए होता है, छोटे व्यापारी के लिए होता है, और रेगुलर डीलर जो होता है किसके लिए होता है, बड़े व्यापारी के लिए होता है। ठीक है, अब कितना छोटा और कितना बड़ा ये हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक कंपोजिशन डीलर और एक रेगुलर डीलर। इसको हम कंपोजिशन स्कीम या और रेगुलर स्कीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जीएसटी कंपोजिशन डीलर में थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बताया। अब यहाँ पर जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है समझना बात को, है ना। अगर आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड डीलर बनना चाहते हैं, यानी कि आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हो, मैंने बताया ना स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या है 20 लाख गुड्स के मामले में और सर्विस के मामले में 10 लाख, वो वाला। ठीक है ना, तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं तो 75 लाख, ठीक है ना, आपका लिमिट कितना होना चाहिए 75 लाख का। यदि आपका टर्नओवर है तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो केवल 75 लाख के अंदर में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो कितना 75 लाख आपका टर्नओवर का लिमिट क्या होता है 75 लाख, क्योंकि कंपोजिशन एक स्कीम है। ठीक है ना, सरकार ने क्या दिया है हमें, स्कीम दे दिया है। जो हिसाब किताब अच्छे से नहीं रख पाते हैं, हाँ, तो वो कंपोजिशन में आ सकते हैं, और पूरे सेल का 1% 2% जो निश्चित किया गया उसके हिसाब से पैसा पटाना पड़ता है। हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी में टर्नओवर जो होता है 75 लाख तक का है तो आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और यदि आप नॉर्मल स्टेट में, यानी कि नॉर्मल स्टेट कैटेगरी में रहते हो तो क्या करोगे, 1.5 करोड़ तक का। कितने तक का दोस्तों, 1.5 करोड़ तक का, यानी कि 1,50,00,000 तक का। यदि आप गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, यानी कि गुड्स और सर्विस, तो इसमें आप क्या करोगे, आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में 1.5 करोड़ होना चाहिए गुड्स के मामले में, और ओनली सर्विस के कंडीशन में गुड्स के मामले में 1.5 करोड़ होना चाहिए, और ओनली सर्विस के कंडीशन में 50 लाख होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली सर्विस के कंडीशन में 50 लाख होना चाहिए। याद रखना है दोस्तों, है ना। तो आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। याद रहेगा, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में रहते हो, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो, तो टर्नओवर जो है कितना होना चाहिए 1.5 करोड़ होना चाहिए, यानी कि 1,50,00,000 ये गुड्स के मामले में। और यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपका टर्नओवर यदि 50 लाख है तो भी आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल याद रखना दोस्तों, यदि आप स्पेशल कैटेगरी में रहते हो तो 75 लाख का टर्नओवर यदि है तो आप कंपोजिशन डीलर में रह सकते हैं, है ना, यानी कि 75 लाख के अंदर में यदि आपका टर्नओवर है तो आप
कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो सकते हो। और यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो गुड्स के मामले में 1.5 करोड़, है ना, आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ है तो भी आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में। और यदि आप केवल सर्विस प्रोवाइड करते हो तो 50 लाख। ठीक है, तो नॉर्मल कैटेगरी का 2 कंडीशन, यदि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो गुड्स के मामले में 2 करोड़ और ओनली सर्विस के कंडीशन में कितना होना चाहिए, 50 लाख। ठीक है ना, गुड्स के मामले में कितना, 1.5 करोड़। ठीक है, और ये एंड सर्विस लिखा ना, तो थोड़ा बहुत सर्विस भी आप दे सकते हो गुड्स में। ठीक है दोस्तों, ये होता है। लेकिन केवल अगर सर्विस हो तो उसमें कितना देखा जाएगा, टर्नओवर 50 लाख। तो सिंपल याद रखना, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में गुड्स के मामले में 1.5 करोड़ और ओनली सर्विस के मामले में 50 लाख और स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख। ये लिमिट अगर है तो आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है ना, और स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन सा स्टेट आता है आप चाहो तो नीचे में भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये आ गया कंपोजिशन डीलर, है ना, और कंपोजिशन डीलर रेट। कंपोजिशन में रेट क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो और आपने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लिया है तो आप 1% क्या दोगे, टैक्स दोगे। क्या दोगे, 1% टैक्स, अपने टर्नओवर का 1% टैक्स दोगे। मान के चलो आपने 1 लाख रुपए का सेल किया, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का सेल किया तो 1 लाख का कितना दोगे, 1% सरकार को टैक्स दोगे। ठीक है, चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो। याद रहेगा दोस्तों, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना % देना पड़ेगा, 1%। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रेडिंग शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, तो याद रखना दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग करते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको कंपोजिशन के मामले में 1% टैक्स देना होगा। और यदि आप रेस्टोरेंट, है ना, यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, है ना, और इसमें लिखा है रेस्टोरेंट नॉट सर्विस एल्कोहल 5%। यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसमें दाल भात देते हैं लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एल्कोहल यानी कि शराब नहीं होना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और जिसमें शराब नहीं होना चाहिए, आप रेस्टोरेंट की सर्विस देते हैं तो आपको कितना % टैक्स देना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना, यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, जैसे कि मैंने महीने में 5 लाख का सेल किया, रेस्टोरेंट मैं चलाता हूँ लेकिन मैं एल्कोहल सेल नहीं करता हूँ, तो उसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, 5% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, अदर सप्लाईज, है ना, अदर सप्लायर यानी कि 1%, इसमें ट्रेडिंग भी आ जाएगा। अदर सप्लायर में क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्रेडिंग भी आ जाएगा, तो उसमें 1%। ठीक है, कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर 6%। ठीक है ना, कंपोजिशन सर्विस प्रोवाइडर 6%, यानी कि अदर सर्विस के ऊपर क्या होता है, 6% आपको क्या देना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा। तो सिंपल याद रखना दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के कंडीशन में 1% क्या देना पड़ेगा, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1% देना पड़ेगा टर्नओवर का। यानी कि हर महीने अगर आप टर्नओवर, और ये जो होता है हर महीने नहीं होता, कंपोजिशन में क्या होता है, 3-3 महीने का होता है। कंपोजिशन में क्या होता है दोस्तों, क्वार्टरली होता है, तो 3 महीने, जैसे कि अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में आपने मान के चलो 20 लाख का सेल किया है तो 20 लाख का आपको 1% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर आप रेस्टोरेंट का सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपने अगर 10 लाख का सर्विस दिया है तो 10 लाख का 5% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। यदि आप अदर सर्विस देते हो, अदर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें कितना देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी आप जाके अच्छे से काम कर पाओगे। क्योंकि आप मार्केट में जब काम करोगे तो कई व्यापारी जो होता है कंपोजिशन डीलर में भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होता है, यानी कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर में होता है। और ज़्यादातर व्यापारी तो रेगुलर स्कीम में रहता है। किस में रहता है, रेगुलर स्कीम में रहता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट रहता है। ठीक है ना, और कंपोजिशन स्कीम में इसमें भी बेनिफिट रहता है, ऐसा नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट नहीं रहता, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके कारण जो है प्रोप्राइटर को रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है ना,
तो कंपोजिशन बहुत अच्छा है, वैसा नहीं है अच्छा नहीं है वाली बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको मेरे हिसाब से कंपोजिशन में ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपको झंझट नहीं पालना है तो भी आप कंपोजिशन में क्या करा सकते हो, अपना कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग करते हो तो 1% आप सेल का क्वार्टरली पे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप देखो कंपोजिशन में पे कैसे करना है, यहाँ पर मैंने बताया था। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, मैंने बताया ना, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 1% टैक्स देना होगा। तो 0.5% CGST और 0.5% SGST, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1% टैक्स टोटल, ठीक है ना। क्वार्टरली हमें कैसे देंगे, 0.5% CGST, 0.5% SGST, ठीक है। यदि आप रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट नॉट सर्विस एल्कोहल, यदि आप रेस्टोरेंट की सर्विस देते हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5%, 2.5% CGST और 2.5% SGST टैक्स, टोटल 5% टैक्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना, टर्नओवर का, ठीक है ना। टर्नओवर मतलब हर महीने का, यानी कि हर महीने यानी कि क्वार्टरली। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, है ना, अप्रैल मई जून क्या हो गया, एक क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर। तो इस टाइप से क्या होता है दोस्तों, आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है ना। और अदर सर्विस प्रोवाइड के ऊपर कितना देना पड़ेगा, 6%, तो 3% CGST और 3% SGST, टोटल कितना देना पड़ेगा, 6% दोस्तों। कितना देना पड़ेगा, 6% टोटल देना पड़ेगा यदि आप अदर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो, रेस्टोरेंट के अलावा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कंपोजिशन डीलर में कब स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, हाउ कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, यानी कि आप कंपोजिशन स्कीम कब नहीं ले सकते। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप मैन्युफैक्चर तंबाकू, है ना, आइसक्रीम और पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा, डीलर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, यदि आप, है ना, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो भी आप क्या करोगे, कंपोजिशन स्कीम के अंदर में नहीं ले सकते, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के अंदर में नहीं ले सकते यदि आप राज्य से बाहर कोई भी गुड्स बेचते हो तो, ठीक है। और यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अपना गुड्स बेचते हो, डीलर हाउस सप्लाई गुड्स थ्रो, है ना, एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, है ना, यानी कि आप ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा आप अपना गुड्स सेल करना चाहते हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, और नॉन GST में भी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो मेन हमारा जो है 3 है, ये तीनों को तो याद ही रखने समझ के चलो, ठीक है ना, और ये तीनों से हमारा ज़्यादा पाला पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें आपको याद ही रखना चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग जो है तंबाकू, आइसक्रीम या पान मसाला का हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यदि आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं तो आपको कंपोजिशन में, इंटर स्टेट का मतलब समझते हो ना, राज्य की बाहर यदि आप सेल करना चाहते हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जरिए यदि आप गुड्स सेल करना चाहते हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, नॉन GST वाला हो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद अब कंपोजिशन में मैंने बोला था 3 क्वार्टर के अंदर में हम पैसा पे करेंगे, ठीक है ना, यानी कि पटाएंगे टर्नओवर का। तो यदि मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ तो मैं 1% जो पटाता हूँ तो वो मुझे कब पटाना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर जो होता है मेरा अप्रैल से जून होता है ना, 3 महीना कैसे होगा, अप्रैल, मई और जून। तो ये तीनों महीने का मैं कब पटाऊंगा, 18 जुलाई 2023 में, यानी कि 18 तारीख को हमें पे करना पड़ेगा।
यानी कि क्वार्टरली जो अप्रैल मई जून, तो आने वाले 3 महीने के बाद चौथे महीने में 18 तारीख को हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये CMP 08 होता है ना, हम जो पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, CMP 08 स्टेटमेंट फाइलिंग होता है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट होता है हमारा जो सेल रहता है 3 महीने का, उसका एक स्टेटमेंट होता है जो हम 18 जुलाई को पहला क्वार्टर का फाइल करेंगे, और दूसरा क्वार्टर जो है हमारा जुलाई अगस्त सितंबर है तो उसको हम अक्टूबर के 18 को फाइल करेंगे। यदि हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर है तो हम 18 जनवरी को फाइल करेंगे, और चौथा क्वार्टर अगर जनवरी मार्च है तो हम 18 अप्रैल को फाइल करेंगे। याद रहेगा दोस्तों, यानी कि 3 महीने को छोड़ के आने वाले चौथा महीने के 18 तारीख को हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी कि CMP 08 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रहेगा, इसी में हम क्या करेंगे, जो 1% बोला था ना मैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के, यदि हमारा मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है तो हम कितना % टैक्स देंगे, 1%। यदि हम रेस्टोरेंट खोले हैं जिसमें अल्कोहल नहीं है तो हम देंगे 5%, ठीक है। कितने देंगे दोस्तों, 5% देंगे। यदि हम अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कितना देंगे, 6%। तो ये टैक्स हम कब देंगे, CMP 08 में क्वार्टर के 18 जुलाई, 18 अक्टूबर, 18 जनवरी और 18 अप्रैल को देंगे। यानी कि अप्रैल मई जून है तो चौथे महीने का 18 तारीख। इसी प्रकार से 3 महीने का क्वार्टर होता है, और हम चौथे महीने के कितने में देते जाएंगे, 18 तारीख को देते जाएंगे। जैसे कि अप्रैल मई जून तो जुलाई के 18 तारीख को, है ना। जुलाई अगस्त सितंबर तो अक्टूबर के 18 तारीख को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो जनवरी के 18 तारीख को, जनवरी फरवरी मार्च तो अप्रैल के 18 तारीख को हमें क्या करना पड़ेगा, CMP 08 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे ये तो रहा हमारा कंपोजिशन की बात जो हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा किसकी बात था, कंपोजिशन का था। अब हमारा आता है रेगुलर, है ना, जो मैंने बताया था आपको, रेगुलर डीलर यानी कि रेगुलर स्कीम, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, रेगुलर स्कीम जो होता है 1.5 करोड़ के ऊपर, यदि आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ के ऊपर है तो आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको लिमिट बताया था वो किसके लिए था, कंपोजिशन के लिए था। अगर आप उस लिमिट को पार करते हो तो आपको किस में आना पड़ेगा, रेगुलर में आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था ना, उसमें 1.5 करोड़ बताया था, ठीक है ना। 1.5 करोड़ नॉर्मल स्टेट में, और सर्विस के मामले में 50 लाख, और स्पेशल कैटेगरी में 75 लाख। तो यदि आपका उतना है तो आप कंपोजिशन डीलर में रह सकते हो, लेकिन 1.5 करोड़ के यदि ऊपर चला गया तो आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हो तो 75 लाख है तो ठीक है, और 75 लाख से ज़्यादा हुआ तो आपको रेगुलर में आना पड़ेगा। और यदि आपका सर्विस का कंडीशन है तो 50 लाख से यदि ऊपर हो गया तो आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब रेगुलर में क्या होता है दोस्तों, रेगुलर डीलर में मैंने बता दिया, जो नॉर्मल कैटेगरी है ना, जो मैं आपको कंपोजिशन में बताया था, यदि उस लिमिट से आपका आगे जाता है टर्नओवर तो आपको रेगुलर में स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। और अपने मन से भी आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि 1.5 करोड़ से ऊपर होगा तो आप क्या करोगे, रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन लोगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकली आप, यदि आपका टर्नओवर कम भी है, मान के चलो 50 लाख है, 45 लाख है ना, 60 लाख है मेरा टर्नओवर, तो भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता हूँ, रेगुलर में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली यदि आपके बिजनेस में, है ना, आपका मर्जी है कि हम रेगुलर में जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलर में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन 1.5 करोड़ से यदि ऊपर है तो आपको तो कंपलसरी लेना ही लेना है, लेकिन आप मर्जी से अपने, आप कितना भी हो आप रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और रेगुलर स्कीम में क्या क्या होता है, रेगुलर स्कीम में जो होता है दोस्तों, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि आप कंपोजिशन डीलर में क्या करते थे, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, यानी कि राज्य के बाहर आप सेल नहीं कर सकते थे। लेकिन रेगुलर में क्या कर सकते हो, राज्य के बाहर सेल कर सकते हो, है ना। और कंपोजिशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर को के जरिए सेल नहीं कर सकते थे, और रेगुलर में आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा भी सेल कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, कभी कभी जिसको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अपना सामान बेचना पड़ता है, बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं,
ठीक है ना, उसका टर्नओवर कम रहता है, फिर भी वो किस में, रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि रेगुलर में आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के जरिए अपने गुड्स की सेल कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आप B2B कस्टमर यानी कि बायर, यदि आप B2B कस्टमर को से कोई भी सामान खरीदते हो, ठीक है ना, यदि आप B2B कस्टमर से कोई भी सामान खरीदते हो यानी कि किसी बिजनेसमैन से खरीदते हो सामान, वो भी यदि रेगुलर डीलर है तो आपको ITC की छूट मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों, आपको ITC की छूट मिल जाता है। यानी कि दोनों को क्या होना चाहिए, B2B होना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि सामने वाला भी बिजनेसमैन होना चाहिए और हम भी यदि बिजनेसमैन हैं और दोनों ने रेगुलर स्कीम लिया हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, ITC की छूट मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैं रेगुलर डीलर से यदि गुड्स खरीदूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ITC की छूट मिलेगा। ITC क्या होता है, GST। जैसे कि 100 रुपये में 18% यदि GST लगा है तो 18 रुपया जो मैं सरकार को दूंगा वो मुझे क्या हो जाएगा, ITC के रूप में मुझे अपने GST पोर्टल में क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा। यानी कि उसकी छूट मैं ले सकता हूँ। अब उसकी छूट मैं ITC के रूप में ले सकता हूँ, लेकिन वो छूट मैं कैसे लूँगा ये मैं आपको आगे चल के बता